हेलो एवरीवन। आज हम लोग जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ डेविस को देखेंगे। जियोमॉर्फिक साइकिल क्या है वो समझेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का, वो समझते हैं कि यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 1785 1785 में कौन दिए थे? जेम्स हटन। जेम्स हटन जो कि स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे। स्कॉटिश स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट थे। ये फर्स्ट टाइम क्या दिए? कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल दिए। ये जेम्स हटन फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल दिए थे। कॉन्सेप्ट सॉरी साइक्लिक कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट टाइम क्या दिए? साइक्लिक कॉन्सेप्ट। साइक्लिक कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? जेम्स हटन 1785 में स्कॉट यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में फर्स्ट टाइम ये बताया कि साइक्लिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये साइक्लिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये अर्थ हिस्ट्री के साइक्लिक नेचर के बारे में बताता है। क्या बताता है? साइक्लिक नेचर के बारे में। ये बोले थे कि एक बताएं कि प्रेजेंट इज की टू द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। ये बताएं आज जैसा हो रहा है पहले भी हो रहा होगा। आज जैसा हो रहा है पहले भी हो रहा होगा, ऐसा जेम्स हटन ने बताया, जो कि स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे। साइक्लिक कॉन्सेप्ट के बारे में फर्स्ट टाइम बताया। अर्थ के हिस्ट्री के साइक्लिक नेचर के बारे में बताया यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में। कोई पूछेगा, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और बोले कि ये प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। आज जैसा हो रहा है पहले भी हो रहा होगा। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अब देखते हैं टेलीग्राम। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा यही है कि आपको यहाँ पे पीडीएफ और जो भी चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इंफॉर्मेशन पीडीएफ चैनल क्लासेस के बारे में जानना है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि सबसे पहला सवाल, जियोमॉर्फिक साइकिल होता क्या है? क्या जियोमॉर्फिक साइकिल होता क्या है? तो डेविस कहते हैं कि साइक्लिक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कोई भी लैंडफॉर्म जो हम लोग देख रहे हैं कैसा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होगा। जो भी लैंडफॉर्म देख रहे हैं तो उसमें उसका एक एक वो एक स्टेज से ही होके गुजरेगा। स्टेज, यहाँ स्टेज से मतलब है यूथ, मेच्योर और ओल्ड, इस टाइप से स्टेज से होके गुजरेगा। तो वो लैंडफॉर्म स्टार्ट होगा बनना। लैंडफॉर्म स्टार्ट हुआ, फिर धीरे 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 वो डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया। तो बनना और खत्म हो जाना उसी को जियोमॉर्फिक, लैंडफॉर्म का बनना और बन के खत्म हो जाना उसी को जियोमॉर्फिक साइकिल कहेंगे, जो कि डेविस ने बताया था। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि बादल, नदी है, नदी से पानी को इवोपरेट हुआ और बादल बना, और बादल बनने पे फिर बारिश हो गया। तो फिर ये जो साइकिल बनते रहा है, बादल इवोपरेशन और होना और बादल बनना और फिर वर्षा होना, फिर इवोपरेशन होना, वाष्पीकरण, इवोपरेशन का मतलब वाष्पीकरण होना, बादल बनना और फिर वर्षा होना। तो
ये भी कहीं ना कहीं एक साइकिल से होके गुजर रहा है, बनना और फिर वर्षा होना। सिमिलरली लैंडफॉर्म का बनना और लैंडफॉर्म का बन के फिर खत्म हो जाना, तो उसी को यहाँ पे जियोमॉर्फिक साइकिल से बताए हैं डेविस ने। अब जैसा कि इधर इधर इंग्लिश में है, ये दोनों लैंग्वेज में चलेगा। तो विलियम मॉरिस डेविस एक अमेरिकन भू आकृतिक विज्ञानी थे। ठीक है, कौन थे? विलियम मॉरिस डेविस एक अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कई नियम दिए। पहला जो है कि रिवर एंड वैले ऑफ पेंसिल्वानिया, जो कि 1889 में दिए। उसके बाद कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, ये इन्होंने डेविस ने बताया कि रिवर का एक कंप्लीट साइकिल है, उसी के बारे में, वही लैंडफॉर्म में हम लोग देखेंगे इसमें। फिर जियोमॉर्फिक साइकिल जो कि 1899 में दिए। उसके बाद स्लोप इवोल्यूशन, ये सब एटसेट्रा, ये सब बताएं कि स्लोप इवोल्यूशन क्या होता है। अब स्लोप इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया कि ढाल का पतन, ढाल का जैसे स्लोप इवोल्यूशन, जैसे स्लोप इवोल्यूशन में कैसे ढाल बना, ये बना टाइम टू टाइम बनते रहा, बन के उभर बड़ा हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इन्होंने बताया कि ढाल का पतन होना, स्लोप डिक्लाइन स्लोप डिक्लाइन होता है, उसी उसकी ऊंचाई घटती है। किसकी ऊंचाई घटेगी? जैसे सपोज दैट कि ये लैंडफॉर्म बन गया, तो कहीं ना कहीं फिर ये इरोज होगा ना, ये इरोज होगा, ये इरोज कटेगा कटेगा कटेगा, तो इरोजन हुआ। फिर इसी इरोजन को इन्होंने डिक्लाइन बताया कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है। तो खत्म होते जा रहा है इरोज होके लैंड, कहीं ना कहीं ये फिर ऐसे करके खत्म हो गया। तो उसी को स्लोप इवोल्यूशन, ढाल का पतन होना बताया था डेविस ने। इस मॉडल में जियोमॉर्फिक साइकिल, जो कि भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक चक्र को, जो कि सीक्वेंशियल चेंज के बारे में, भौगोलिक चक्र जो कि सीक्वेंशियल चेंज के, जियोमॉर्फिक साइकिल जो कि भौगोलिक चक्र के बारे में के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोलें कि एक भौगोलिक चक्र जो है वो सीक्वेंशियल चेंज की बातें कहती है। देर इज अ सिक्वेंशियल चेंज इन लैंडफॉर्म थ्रू टाइम, यहाँ पे टाइम बताया, समय के साथ लैंडफॉर्म में क्रमिक रूप से परिवर्तन होना, समय के साथ क्रमिक रूप से परिवर्तन होना। सपोज मान लीजिए कि एक माउंटेन है, माउंटेन बना गया, माउंटेन तो ये अपलिफ्ट होगा। ठीक है, ये अपलिफ्ट हुआ, ऐसे अपलिफ्ट हो गया, तो अपलिफ्ट भी हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है माउंटेन। तो यही यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, और धीरे धीरे करके पेनिप्लेन, यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिप्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। पेनिप्लेन क्या कहते हैं? अपर्दन के बाद बची हुई उबड़ खाबड़, जो भी अपर्दन के बाद बची हुई उबड़ खाबड़ अनडुलेटिंग सरफेस, रिवर का लास्ट स्टेज का बचा हुआ को पेनिप्लेन कहा जाता है। और ये यहाँ पे जियोमॉर्फिक साइकिल को पॉपुलरली क्या कहते हैं? साइकिल ऑफ इरोजन, जो कि 1899 में दिया गया था। तो अभी हम लोग इसमें देखें कि सीक्वेंशियल चेंज होगा किसी लैंडफॉर्म का, यूथ स्टेज और मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज से होके, टाइम को, इस चीज को डिनोट किया। और लैंडफॉर्म डेविस ने क्या क्या बताया, उनका क्या क्या थ्योरी था वो बताया। इसमें हम लोग ये स्लाइड में ये देखें। ठीक है, अब ये हिंदी में है, वही चीज सेम चीज बताया गया है, आप चाहिएगा तो पढ़ सकते हैं। अब डेविस ने अब डेविस ने क्या बोला कि इनका जो जियोमॉर्फिक साइकिल है, इनका जो जियोमॉर्फिक साइकिल है कैसे कन्वर्ट होता है, जो कि अपलिफ्टेड लैंड है,
अपलिफ्टेड लैंड है, धीरे धीरे इरोजन होगा और उसका समय के साथ पेनिप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लो फीचरलेस पेनिप्लेन। डेविस इसको पेनिप्लेन कहेंगे। तो पिछले स्लाइड में भी हम लोग देखे कि बनेगा और बन के लास्ट में खत्म को पेनिप्लेन बोलेंगे, यही जियोमॉर्फिक साइकिल बताता है। और ये बनता कैसे है, तो ये ट्राई ऑफ डेविस से बनता है। अब ट्राई ऑफ डेविस क्या है ये देखते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग डेविस का त्रिकूट भी कहेंगे। ये कहते हैं तीन चीजें से इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, एसपीटी। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हो गया संरचना, प्रोसेस में हो गया प्रक्रम और टाइम में हो गया अवस्था। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, यही चीज यहां लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, ये डेविस के ट्राई ऑफ डेविस में। अब स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम को हम लोग डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर या किसी लैंडफॉर्म को बनने का प्रोसेस और कितने टाइम में बना, ठीक है, या किस अवस्था में है। तो संरचना, प्रक्रम और अवस्था में देखें तो संरचना में क्या बता रहा है कि इसका नेचर बताता है, किसी भी लैंडफॉर्म की कैसा नेचर है, फोल्ड है कि फॉल्ट है, ज्वाइंट है किसी रॉक का, ठीक है। प्रोसेस में बताता है कि किस प्रोसेस से बना, अपक्षय से बना कि अपर्दन से बना। तो अपर्दन के बारे में बताएं कि लैंडफॉर्म बनता है और ये कटते जाता है, करते करते खत्म हो जाता है पिछले स्लाइड में। तो वैसे ही प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि वेदरिंग से बना कि इरोजन से बना। अब टाइम की बात करें तो किस स्टेज में है, टाइम का मतलब स्टेज, कि यूथ स्टेज में है कि मैच्योर स्टेज में है कि ओल्ड स्टेज में है, ये बताता है हमारा ट्राई ऑफ डेविस के बारे में। अब हर थ्योरी का एक सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत डेविस का भी एक सिद्धांत है, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या कहता है, अप्लाई कैसे करेगा डेविस का सिद्धांत। तो सबसे पहले कह रहा है कि स्टेटमेंट, जो भी लैंडफॉर्म होगा वो इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स से बनेगा। इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स से बनेगा, फोर्स के साथ साथ काम करने में बनता है। जो भी लैंडफॉर्म बनेगा तो वो इंडोजेनिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के साथ साथ ही काम करके बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी लैंडफॉर्म ऑर्डरली मैनर में होगा। कैसे होगा? पिछले हम लोग देखें, ऑर्डरली मैनर का मतलब हो गया वही स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, की सॉरी यूथ स्टेज, ऑर्डरली मैनर यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज ऑर्डरली मैनर में होगा। तीसरा बोल रहा है कि जो स्ट्रीम है, नदी, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे नदी से रिलेटेड, नदी जो है वो इरोड करेगा। नदियां अपनी घाटी को बहुत तेजी से गहरा करता है और नदी जो है बेस लेवल तक पहुंच जाएगा तब तक गहरा, जब तक नहीं, जैसे कि ये घाटी है ना, ये घाटी है, तो नदी यहां से जब तक बेस लेवल तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो गहरा ही करेगा। यही चीज डाउनवर्ड में ग्रेडेड कंडीशन का मतलब ही होता है बेस लेवल। तो वही बेस लेवल तक जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो गहरा करेगा। और ये नेक्स्ट बात कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट काफी तेजी से होगा और इरोजन धीरे धीरे होगा। क्या कहेंगे कि अपलिफ्टमेंट जो है वो काफी रैपिडली होगा, तेजी से, और क्या धीरे से होगा? इरोजन धीरे से होगा। और ये सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि सबसे विवादित बात कि इरोजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। इरोजन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीट। तो जैसे हिमालय आज भी अपलिफ्ट हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं, और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हिमालय आज भी अपलिफ्ट हो रहा है, और इसीलिए ये टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। टाइम डिपेंडेंट हो जाता है ये मॉडल। इस मॉडल को टाइम डिपेंडेंट मॉडल भी कहेंगे। तो ये हम लोग सिद्धांत देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं
ये हिंदी में भी है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं कि डेविस का जो फिगर है वो क्या कह रहा है। डेविस का फिगर क्या कह रहा है। तो हम लोग बचपन में सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग छोटे क्लास में जाते हैं, स्कूल में। स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस को क्या कहा गया है, एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड कहा गया यहाँ पे, एल्टीट्यूड, ये हो गया एल्टीट्यूड वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, इसको यहाँ पे हम लोग को बताया गया टाइम से, टाइम से बताया गया। तो वाई एक्सिस एल्टीट्यूड हो गया और एक्स एक्सिस टाइम हो गया। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा और समय के साथ बढ़ेगा, समय के साथ वो बूढ़ा होते जाएगा, तो खत्म होते जाएगा, खत्म होते 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 एकदम पेनी प्लेन में बदल जाएगा। यही यही आपको इस कॉन्सेप्ट को फिगर में बताया गया। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इसी को यहां से डेविस ने कॉपी किया। तो अभी हम लोग पीछे भी देखे थे स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम को, स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम को यहाँ पे, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्लियर देखेंगे। यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज को कैसे स्ट्रक्चर बनता है, प्रोसेस क्या है और टाइम कैसे बना, तो एसपीटी देखेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए कि डेविस बोलते हैं कि जब डेवलपमेंट हो जाता है लैंडफॉर्म का, उसके बाद धीरे धीरे वो अपर्दन होगा, ठीक है, इरोजन होगा। तो उसको उसी को एब्सोल्यूट रिलीफ की बात करें, यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलीफ की बात करें, मान लीजिए कि बेस लेवल है यहाँ पे, ये बेस लेवल यहाँ लिखा भी हुआ है कि बेस लेवल, अगर ये बेस लेवल है मान लेते हैं, तो यहीं तक इरोजन पॉसिबल है, ठीक है, यहीं तक इसके बाद तो नहीं होगा इरोजन, पॉसिबल यही है। तो एब्सोल्यूट हाइट शो कर रहा है यहाँ तक, कहाँ से, ये सी देख रहे हैं, सी से ए तक हाइट, यहाँ से हाइट देखिए एफ से डी तक, और ये अपर कर्व है, यहां से ये अपर कर्व है, और ये लोअर कर्व है, अपर कर्व लोअर कर्व, एलसी मतलब लोअर कर्व, यूसी मतलब अपर कर्व। तो जैसे ये दो पहाड़ी है, दो पहाड़ी हम बना दें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ी, ये दो पहाड़ी, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ी है तो डीपिंग कर रही है, ठीक है, यहाँ पे गहरी कर रही है, अपर कर्व से लोअर कर्व में डीपिंग कर रही है। ये मान लीजिए यहाँ तक था तो घट के यहाँ आ गया लोअर कर्व पे, तो ये एक तो यहाँ पे कि वी शेप बना रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आपको वी शेप बना रहा है, ठीक है। तो वैली अपर कर्व से लोअर कर्व में वैले डीप कर रहा है, डीप हो रहा है। ये कहाँ ये जो डीप कर रहा है ये यूथ स्टेज में कर रहा है। अब मैच्योर स्टेज की बात करें तो मैच्योर स्टेज में जो अपर कर्व है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, घट रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच्योर स्टेज में, ये मैच्योर स्टेज में यहाँ से जो अपर कर्व से नीचे जा रहा है और लोअर कर्व में काफी डिस्टेंस आप देख सकते हैं, एच और जी में, एफ और ई में देखिए काफी घट रहा है नीचे। तो यूथ स्टेज में के तुलना में देखें तो मैच्योर स्टेज में लोअर कर्व का रेट घट रहा है, यहाँ यूथ स्टेज की तुलना में लोअर कर्व का रेट घट रहा है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में अपर कर्व और लोअर कर्व दोनों घट के फीचरलेस बना रहा है, देखिए यहाँ लोअर कर्व और या अपर कर्व फीचरलेस बना रहा है, ठीक है। रिसीडिंग, उसी को यहाँ पे मोनाडोनॉक कहा गया है, जिसको रेसिड्यूल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, इसका नाम ही मोनाडोनॉक, अवशिष्ट पर्वत को मोनाडोनॉक कहेंगे, ठीक है। तो मोनाडोनॉक जो है वो कन्वेक्स और कनकेव हिल बनाती है, कन्वेक्स और कनकेव, यहाँ से देखिए ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव, ठीक है। तो कन्वेक्स का मतलब आपका हो गया उत्तल और कनकेव का मतलब हो गया अवतल, ठीक है। तो ये उत्तल और अवतल बनाती है, कहाँ बनाती है, उत्तल अवतल ओल्ड स्टेज में बनाती है।
और फीचरलेस जो रेसिड्यूल माउंटेन उसको मोनाडोनॉक कहा गया। यहाँ देखिए छोटी छोटी जो 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 खत्म होके जो बन जाती है। और जिस प्लेन के ऊपर उसको पेनिप्लेन बोलते हैं, जिस प्लेन पे बना है। तो पेनिप्लेन को हम लोग हिंदी में समप्राय मैदान भी कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग यूथ स्टेज मैच्योर स्टेज को देख लिए कि एक तो वैली डीपनिंग करेगी मैच्योर में, सॉरी वी से यूथ में डीपनिंग करेगी, और लेटरल इरोजन यहाँ पे होगा हमारा मैच्योर स्टेज में, और ओल्ड स्टेज में खत्म होके छोटा छोटा एक पहाड़ बन जाएगा। और ये फिगर भी आपको समझा दिया गया है। तो यही चीज इसको डिटेल में देखते हैं अब हम लोग कि यूथ स्टेज में क्या है और मैच्योर स्टेज में क्या है। और देखिए यहाँ पे यूथ स्टेज, यहाँ फिगर से समझ रहे, ये कंप्लीट आपका यूथ स्टेज है। तो यूथ स्टेज में डेविस ने क्या कहा कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा बाद में इरोजन होगा। ठीक है, पहले अपलिफ्टमेंट होगा बाद में इरोजन होगा। और जो माउंटेन का जो ऊपर का जो है ये टॉप हिल, जिसको टॉप सरफेस कहेंगे, तो ये जो भाग है टॉप सरफेस, इसको सबमिट कहेंगे, इसको सबमिट कहेंगे। और टॉप हिल कहते हैं सबमिट टॉप हिल, और ये कन्वेक्स कहते हैं, दोनों एक ही है। ये टॉप हिल कर लीजिए या सबमिट कर लीजिए। आगे हम लोग एलसी किंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबमिट क्या होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप टॉप हिल को सबमिट और कन्वेक्स, कन्वेक्स यहाँ पे वी से वैल्यू बनता है इसलिए कन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, नदियां थर्ड में कि नदियां बहुत छोटी है। इन इन्होंने कहा शुरुआत में बहुत छोटी होती है नदियां और बहुत दूर दूर होती है। कैसे होती है? शुरुआत में छोटी नदी होती है, स्मॉल नदी होती है, और काफी दूर दूर होता है। और क्या हो इसमें हेडवर्ड इरोजन होगा। कैसा होगा? हेडवर्ड इरोजन, शीर्षवर्ती अपर्दन होगा यहाँ पे, यहाँ छोटी नदी में यूथफुल स्टेज में। और हेडवर्ड इरोजन से स्ट्रीम लेंथनिंग होता है, नदी की लंबाई बढ़ती है। क्या करती है? हेडवर्ड इरोजन से नदी की लंबाई बढ़ती है, स्ट्रीम लेंथनिंग होगा। उसके बाद इस समय वैली डीपनिंग भी कर रही है। क्या कर रही है? वैली डीपनिंग कर रहा है। यहाँ पे यूथफुल स्टेज में वैली डीपनिंग भी हो रहा है, घाटी को गहरा भी कर रहा है। यहाँ घाटी को चौड़ा वाइड नहीं करता। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यूथफुल स्टेज में घाटी चौड़ा नहीं होगा। चौड़ा कहाँ होगा? मेच्योर स्टेज में। यूथफुल स्टेज में क्या होगा कि वैली डीप होगा। ठीक है, और कन्वेक्स प्लेन तो हम बता ही दिए कि कन्वेक्स प्लेन होगा। बहुत गहरा कर बहुत गहरा करेगी तो इसकी वजह से नदी की गहराई बढ़ती चली जाती है और वर्टिकल इरोजन होगा। तो नदी जब गहरा होगा तो वर्टिकल इरोजन होगा। वी से वैली कन्वेक्स, कन्वेक्स से वी से वैली, और वी से वैली से वर्टिकल इरोजन होगा। ठीक है, और ये वर्टिकल इरोजन होने से ये पोथोल ड्रिलिंग करता है। ये छोटे छोटे वर्टिकल इरोजन से पोथोल ड्रिलिंग करता है। तो यहाँ पे वर्टिकल यूथफुल स्टेज में आपका पोथोल ड्रिलिंग भी होगा। रैपिडली रेट से वर्टिकल इरोजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच्योर स्टेज में क्या है? मैच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन, जैसा कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि मैच्योर स्टेज में लेटरल इरोजन होगा। लेटरल इरोजन किसे कहते हैं? लेटरल इरोजन का मतलब है नदी किनारे से इरोजन करती है, अपर्दन करती है। जैसे मान लीजिए ये नदी है तो किनारे से इरोजन कर, ये सब कटने लगेगा, ये कटते कटते चौड़ा होते चला जाएगा, काफी चौड़ा हो जाएगा। आपने प्लेन एरिया में देखा होगा जब फ्लड बाढ़ जब आती है तो किनारे के तरफ अंडरकट, यहाँ से अंडरकट होने लगता है, नदी के किनारे से अंडरकट होने लगता है पूरा अंदर से। ठीक है, पार्श्ववर्ती अपर्दन कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जब वैले वाइडनिंग होता है और वैले वैले जो डीपनिंग होगा तो यहाँ सॉरी वैले जब वाइडनिंग होगा, जब वैले जब वाइडनिंग होगा तो वैले
वेले वाइडनिंग की वजह से वेल डेवलप्ड एक ड्रेनेज पैटर्न बनता है। ठीक है, वेले वाइडनिंग डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट और एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी रिवर का बढ़ जाता है इसका, क्योंकि तेजी से मेच्योर में तेजी से भागेगा और काटते छाटते एकदम आगे की ओर बढ़ेगा, तो वेल डेवलप्ड एक ड्रेनेज नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड में बोला है कि वर्टिकल इरोजन यहां कम हो जाता है, क्योंकि वर्टिकल इरोजन तो यूथफुल स्टेज में होता था, तो मैच्योर स्टेज में वर्टिकल इरोजन कम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल इरोजन यहां नहीं करती, यहां साइड साइड में काटेगी। वर्टिकल इरोजन की वजह चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ी है वो सेकेंड स्टेज में, यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज का जो पहाड़ी है वो टॉप का इरोजन, ये टॉप का इरोजन स्टार्ट हो चुका है यहाँ से सेकेंड स्टेज में, जिसको जिसकी वजह से पहाड़ों का भी ऊंचाई डिक्रीज होता है, यहाँ से घटने लगेगा पहाड़ों का, मैच्योर स्टेज में पहाड़ों का ऊंचाई डिक्रीज होने लगेगा। ओवरऑल देखें तो वैले वाइडनिंग होगा और सब घटता चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सब घटता चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन जो कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी घटती है, क्योंकि नदी पहाड़ों से नीचे प्लेन में आ गई है, और तो इसी वजह से स्पीड घट गई है। ठीक है, यहाँ से स्पीड बढ़ेगा और यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि चौड़ाकरण नदी लेटरल इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे मेच्योर स्टेज में ये सब प्रोसेस है। अब मेच्योर स्टेज से होके ओल्ड स्टेज में जा रहा है नदी, तो ओल्ड स्टेज में क्या होगा, ओल्ड स्टेज में ये होगा कि अब लगातार नदी का वैले वाइडनिंग हो चुका है यहाँ पे, तो वैले वाइडनिंग होगी और लेटरल इरोजन चलता रहेगा, जिसकी वजह से चौड़ाई बढ़ती रहेगी। अब डीपनिंग नहीं होगा, और यहाँ से एब्सोल्यूट वैले इंक्रीज बट लेटरल इरोजन एंड वैले वाइडनिंग इज स्टिल एक्टिवेट। ठीक है, बढ़ता रहेगा स्टिल यहाँ पे ओल्ड स्टेज में। ओल्ड स्टेज में कन्वेक्स यहाँ कनकेव बनाता है, ओल्ड स्टेज में यूथ में कन्वेक्स बनाएगा और ओल्ड स्टेज में कन्वेक्स बनाएगा वैले। और यूथ स्टेज में हम लोग देखें कि वी से बनाता है, आप लोगों को याद ही होगा। और डिवाइड यहाँ पे ओल्ड स्टेज में बोथ डाउनवर्ड और वेस्ट वेस्ट डाउन बोथ होगा, कौन कौन, तो डाउन वेस्टिंग होगा और बैक वेस्टिंग होगा। डाउन वेस्टिंग बैक वेस्टिंग क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे कट के नीचे की ओर पहाड़ी कम होते जाएगी और पीछे की ओर भी घटेगी भी, और पीछे की ओर चलते चली जाएगी। जैसे आकार में भी कमी आ रही है और चौड़ाई में भी कमी आ रही है, यही बात यहाँ कर रहा है। पहाड़ी में लगातार इनकी ऊंचाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जैसे पहाड़ी में ऊंचाई भी कम हो रही है और बैक वेस्टिंग भी हो रहा है, तो आकार में भी कमी आएगी और ऊंचाई में भी कमी आएगी। ये सेकंड लाइन में बोल रहा है। और यहाँ पे देयर इज रैपिड रेट डिक्रीज, यहाँ रैपिड रेट डिक्रीज होगा, यहाँ स्पीड एब्सोल्यूट हाइट भी कम होता है और स्पीड भी कम हो जाएगा। और लेटरल इरोजन, एक्टिव लेटरल इरोजन होगा, लेकिन नो वर्टिकल इरोजन होगा, वही बात बोल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वैले है वो एकदम चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और ये कन्वेक्स तो हम बता ही देंगे, कन्वेक्स ओल्ड स्टेज में कन्वेक्स बनता है यहाँ पे लैंडफॉर्म। अब यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म ओल्ड स्टेज में क्या क्या लैंडफॉर्म बनता है ये हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट स्टेज में कुछ लैंडफॉर्म के नाम। तो सबसे पहले है हमारा ओपन जेंटल स्लोप। ओपन जेंटल स्लोप, ओपन जेंटल स्लोप वैले क्या होता है, मंद ढाल वाले जो घाटियां नजर आएगी, कहाँ नजर आएगी, तो ओल्ड स्टेज में नजर आएगी। फ्लड प्लेन नजर आएगी ओल्ड स्टेज में। ठीक है, फ्लड प्लेन नजर आएगी ओल्ड स्टेज में, जिसको बाढ़ के मैदान इस समय में आपको नजर आएगा ओल्ड स्टेज में। फिर मियांडर नजर आएंगे। मियांडर क्या होता है,
मियंडर नजर आएगा हमारा ओल्ड स्टेज में। मियंडर, मियंडर क्या होता है, एक सेकंड बता दे। जैसे सर्प आकार में नदियां, ऐसे विसर्प आकार में, इस आकार में लैंडफॉर्म नजर आएगा नदी का। ठीक है। कन्वेक्सो कनकेव यहाँ है ना, कन्वेक्सो कनकेव, जिसपे जिसको मोनाडोनॉक, यहाँ पे मोनाडोनॉक, जिसको रेसिडुअल माउंटेन भी बोला गया था इससे पहले, कहते हैं। ठीक है। कन्वेक्सो कनकेव, यहाँ पे वही कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है। कन्वेक्स कनकेव पीछे समझा ही दिया गया। तो लास्ट स्टेज में एक्सट्रीम एक्सटेंसिव और उबड़ खाबड़ सरफेस बचा हुआ को पेनिप्लेन कहेगा, और इसी को लास्ट में पेनिप्लेन कहेंगे, लास्ट स्टेज को। तो ये जो डेविस में जो भी आप पढ़े हैं वो आपको बाकी आने वाले लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट, तीन थ्योरी होता है, एक डेविस का और एक पेंग का और एलसी किंग का। तो डेविस अगर समझ में आएगा तो सिमिलर सिमिलर, इस नेम जो कॉन्सेप्ट है इसका सेम है, बस टर्मिनोलॉजी अलग हो जाता है। तो अगर आप डेविस को समझ जाते हैं तो आप लगभग लगभग पेंग और एलसी किंग को भी समझ जाइएगा। तो हमारा ये ओल्ड स्टेज में क्या क्या होता है वो सब मैंने बता दिया। अब इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा सिंपल इसका थ्योरी है। किसका थ्योरी? तो डेविस का सबसे सिंपल थ्योरी है। तो वेरी ल्यूसिड है, वेरी सिंपल है। ठीक है। बट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है इसका। ठीक है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। और उसके अलावा अगर देखें तो डेविस के जो कि फील्ड सर्वे, फील्ड ऑब्जर्वेशन, यहाँ डेविस बेस्ड ऑन अ डिटेल एंड केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी थ्योरी या किसी भी रिसर्च में, मॉडल में फील्ड ऑब्जर्वेशन किया गया है तो अच्छा माना जाता है इसको। और हटन, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया हटन के बारे में कि जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो कि जेम्स हटन दिए थे, तो ये हटन के बारे में डेविस का मॉडल जो है वो हटन की जो थ्योरी है उसी से इंस्पायर है। साइक्लिक प्रोसेस को अपने मॉडल में इंक्लूड करते हैं ये डेविस। ठीक है। तो हटन के साइक्लिक नेचर के बारे में, अर्थ का जो हिस्ट्री के बारे में बताया उसी का यहाँ से इंस्पायर्ड है डेविस, ये बताता है। और प्रीवियस के साथ कंटेम्प्रेरी आइडिया, आने वाले जो भी आइडियाज हैं प्रीवियस के साथ साथ कंटेम्प्रेरी आइडियाज को भी बेस लेवल से ये डेविस, बेस लेवल डेविस ने इसका इस्तेमाल किया। बेस लेवल डेविस का नहीं है, बेस लेवल है जे डब्ल्यू पॉवेल का, जे डब्ल्यू पॉवेल का है बेस लेवल, डेविस का नहीं। ये यहां से ये यूज किए बेस लेवल को डेविस ने। और ये कंटेम्प्रेरी आइडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आगे क्या हो सकता है वो प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब कि यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताया गया कि ये सब फायदेमंद है डेविस के मॉडल में। अब जब पॉजिटिव की बात है तो निगेटिव भी कुछ पॉइंट होगा। तो निगेटिव में, निगेटिव एस्पेक्ट्स में देखें कि हम लोग देखें हिमालय का एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी भी हिमालय अपलिफ्ट हो रहा है, लेकिन डेविस कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट वाला जो है वो इरोजन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। क्यों है नहीं एक्सेप्टेबल? तो वही बताएं कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक, क्योंकि अभी भी हिमालय अपलिफ्ट हो रहा हो। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन अपलिफ्टमेंट वाला, और ये समझने में नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पे बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन, डेविस के मॉडल में, डेविस के मॉडल में कंप्लीट होने के लिए, डेविस के मॉडल को कंप्लीट होने के लिए यूथ स्टेज और मैच्योर स्टेज, इसके मॉडल को कंप्लीट होने के लॉन्ग पीरियड, यूथ स्टेज और मैच्योर स्टेज बहुत लंबा क्रिस्टल क्रिस्टल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। 2-4 दिन का ये काम नहीं, ये हजारों हजार साल, ये बहुत लंबा समय लगा देता है। इसलिए यहाँ पे
डेविस का ये निगेटिव टर्म चला जाता है। तो जैसे, तो अब ये जैसे मान लीजिए क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट स्टेबिलिटी रहेगा या नहीं रहेगा, ये अभी का फोर्स जो लग रहा है जरूरी थोड़ी है कि बाद में वही सेम फोर्स लगेगा या फोर्स होगा, तो गारंटी नहीं है कि ये चीज हो। तो टेक्टोनिक प्लेट स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, कोई इसका गारंटी नहीं है। तो इसी में एक निगेटिव पॉइंट आ जाता है। इसके मॉडल में टाइम डिपेंडेंट मॉडल कहते हैं, मतलब इरोजन और अपलिफ्टमेंट एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा। और ये पेंक ने बताया था, ये क्रिटिसाइज किए थे पेंक ने। इन्होंने स्ट्रक्चर प्रोसेस टाइम पर ज्यादा फोर्स डाला है, लेकिन इसको इन्होंने टाइम पर ज्यादा ओवर इम्फोसाइज किया है। किस पे? टाइम पर ओवर इम्फोसाइज्ड, टाइम पे ज्यादा किया है। तो यही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और निगेटिव एस्पेक्ट्स डेविस का था। तो अगर आपको ठीक लगा है, देखिए ये हिंदी में भी है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ठीक लगा है तो आप शॉर्ट नोट इसका बनाइए, और एक दो बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा, और इसका नोट्स बना के इसको प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।